हेलो एवरीवन, एग्जामिनर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज से बिहार राज्य के द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, जिसमें आज हम लोग बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग थर्ड सीजीएल परीक्षा, जो कि 24/12/2022 को आयोजित की गई थी। तो इस पेपर का डिटेल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, स्तनधारियों के लिंग क्रोमेटिन पर बार बॉडी होते हैं, उसका उदाहरण है। क्या उदाहरण है? क्रोमेटिन, वैकल्पिक हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन या सेंट्रोमेरिक हेटेरोक्रोमेटिन। तो जो बार बॉडी है, लिंग क्रोमेटिन पर बार बॉडी का निर्माण एक्स गुणसूत्र की निष्क्रियता के कारण होता है। निष्क्रियता के कारण होता है। यह जो क्रोमेटिन है, लिंग क्रोमेटिन, यह हेटेरोक्रोमेटिन का एक प्रकार है। हेटेरोक्रोमेटिन का एक प्रकार है जो कि सभी कोशिकाओं में समान रूप से नहीं पाया जाता है। यह विशेष परिस्थिति में सक्रिय होता है। विशेष परिस्थिति में सक्रिय होता है। याद रखिएगा, सचिवालय सहायक परीक्षा में साइंस के क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं, तो साइंस के अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें आते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो सी इसका राइट आंसर है। उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। ऑप्शंस है महालनोबिस मॉडल, काल्डोर मॉडल, सोलो मॉडल या हेरोडोमर मॉडल। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो यह हुई थी 1951 से 1956 के बीच। क्वेश्चन में पूछा गया दूसरी पंचवर्षीय योजना, यह हुई थी 1956 से 1961 के बीच। 1956 से 1961 के बीच की योजना को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के नाम से जाने जाते हैं। यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। महालनोबिस कौन थे? तो यह भारत के प्रसिद्ध सांख्यिकीविद थे। सांख्यिकीविद थे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वह हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। समाजवादी समाज की स्थापना करना तथा रोजगार के अवसर में वृद्धि करना। रोजगार के अवसर में वृद्धि करना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो खासियत थी, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, महालनोबिस मॉडल। समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, समान वायुदाब वाली रेखाओं को समदाब रेखाएं कहा जाता है। यह समुद्र तल से एक दाब वाले स्थानों को मिलाती है। एक दाब वाले स्थानों को मिलाती है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। समवर्षा रेखा समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। समताप रेखा समान तापमान वाली स्थानों को मिलाने वाली रेखा, और समलवन रेखा समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है। कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समानांतर चलने वाले पवन कौन से हैं? ऑप्शन है भू विक्षेपी पवन, स्थानीय पवन, मानसून पवन या भूमंडलीय पवन।
देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समानांतर चलने वाले पवन। समान दाब वाले रेखाओं से समानांतर चलने वाले पवन है भूविक्षेपी पवन। इस प्रकार के जो पवन होते हैं वह पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर ऊंचाई पर बहते हैं। 2 से 3 किलोमीटर ऊपरी वायुमंडल में यह पवन बहती है और यह घर्षण रहित होती है, क्योंकि यह पृथ्वी के परत पर नहीं टकराती है, इसलिए यह घर्षण रहित होती है। तो इसे ही हम लोग भूविक्षेपी पवन कहते हैं। इसमें कोरियोलिस बल जो होता है इसके दाब प्रवणता को क्या करता है, संतुलित करता है। तो ए इसका राइट आंसर है। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? ऑप्शन है वीर सिंह, कीरत सिंह, कान्हू या कर्मशाह। तो पागलपंथी आंदोलन यह एक धार्मिक आंदोलन था। बंगाल में होने वाला यह आंदोलन था। यह मुख्य रूप से उत्तरी बंगाल के एक जगह का नाम है शेरपुर और म्यामा सिन्ह जिले में यह जो आंदोलन था, पागलपंथी आंदोलन, वह कर्मशाह के द्वारा चलाया गया था। तो डी इसका राइट आंसर है। इस आंदोलन को 1813 ईस्वी में कर्मशाह के पुत्र टीपू मीर ने इसकी शुरुआत की थी। कर्मशाह के पुत्र थे। किसके? कर्मशाह के पुत्र थे। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जमींदार और साहूकार के अत्याचार के खिलाफ था। साहूकार के अत्याचार के खिलाफ था। ठीक है, याद रखिए टीपू मीर, कहीं पर इसे टीटू मीर भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कर्मशाह के पुत्र थे टीपू मीर, जो कि 1813 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श कर रहे हैं? भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ स्पर्श कर रही है? तो यह है 7 देश के अनुसार। 7 देश के, याद रखिए स्थलीय सीमा पूछा गया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का है। दूसरा स्थान है चीन का 3488 किलोमीटर। तीसरा स्थान पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ लगभग 3323 किलोमीटर। और चौथे स्थान पर नेपाल है। नेपाल के साथ लगभग 1751 किलोमीटर। कई बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। यही टॉप 4 है जो कि जिसकी सीमा भारत के साथ मिलती है। तो सी इसका राइट आंसर है। चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है? ज्योखा, लाखा, तिब्बती या मैंडेरिन? चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो यह है मैंडेरिन। मैंडेरिन चीन के साथ साथ ताइवान की भी भाषा है। ताइवान की भी आधिकारिक भाषा है। यह अंग्रेजी के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। विश्व में सबसे ज़्यादा अभी हाल में अंग्रेजी हो गई है। अंग्रेजी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इनके बोलने वाले जो यूजर्स हैं, स्पीकर्स, वो लगभग 1.5 बिलियन है। 1.5 बिलियन। दूसरे स्थान पर है मैंडेरिन, जो कि लगभग 1.1 से 1.2 बिलियन के बराबर है। तीसरे स्थान पर आता है हिंदी का नाम। हिंदी है 609 मिलियन। और आश्चर्यजनक रूप से स्पेनिश का नाम चौथे स्थान पर है, स्पेनिश। यह करीब 558 मिलियन के बराबर इसके स्पीकर्स हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा, मैंडेरिन। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा होती है।
ऑप्शन है घड़ी की सुई के विपरीत, समदाब रेखाओं के समान, कोई संचरण नहीं, या घड़ी के सुई के अनुकूल। तो प्रति चक्रवात से ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आप चक्रवात को पहले समझिए। चक्रवात में क्या होता है? चक्रवात में केंद्र में निम्न दाब होता है, केंद्र में निम्न दाब होता है, ठीक है। और यह उत्तरी गोलार्ध में पवन के घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में होता है, सुई के विपरीत दिशा में होता है। अब इसका अपोजिट होगा। क्वेश्चन में क्या गया? उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात, यहाँ चक्रवात है, वहाँ प्रति चक्रवात है। पवन संचरण की दिशा क्या होगी? तो यह घड़ी के सुई के अनुकूल होगी। तो डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? फल का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? ऑप्शन है नालंदा, रोहतास, भागलपुर या मुजफ्फरपुर। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक जिला जो है वह है मुजफ्फरपुर। आप सबको पता होगा मुजफ्फरपुर की जो लीची है वह विश्व प्रसिद्ध है। तो यह फलों का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है जो कि लीची और आम के लिए प्रसिद्ध है। लीची के साथ साथ आम के लिए भी प्रसिद्ध है। बिहार जो है, बिहार पूरे भारत में सब्जियों में तीसरा स्थान रखता है। सब्जियों का थर्ड बड़ा उत्पादक है और फल का चौथा, फोर्थ सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि आपको याद रखना है, बिहार जो है लीची, मखाना तथा मधु के उत्पादन में पूरे इंडिया में फर्स्ट पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है। तो यह जरूर याद रखिएगा, लीची, मखाना और मधु में पूरे इंडिया में बिहार का पहला स्थान है, ठीक है, बिहार का पहला स्थान है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? वुड डिस्पैच, ऑप्शन है शिक्षा सुधार, पुलिस सुधार, प्रशासनिक सुधार या सामाजिक सुधार। तो वुड डिस्पैच जो है वह शिक्षा सुधार से संबंधित है। 1854 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने एक संदेश भेजा जिसे वुड डिस्पैच कहा जाता है। संदेश भेजा जिसे वुड डिस्पैच कहा जाता है। इस डिस्पैच में सुझाव दिया गया कि प्राथमिक विद्यालय में, प्राथमिक जो विद्यालय है उसमें स्थानीय भाषाएं पढ़ाई जाएगी, स्थानीय भाषा को प्राथमिकता दी जाएगी और जो कॉलेज स्तर की जो भाषा है वह कॉलेज स्तर की जो भाषा होगी वह अंग्रेजी होगी, ठीक है। तो इस वुड्स डिस्पैच को भारत का अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। याद रखिएगा 1854 ईस्वी में किसके द्वारा? चार्ल्स वुड के द्वारा इसे लाया गया था। चार्ल्स वुड इसके प्रतिपादक थे। तो ए इसका राइट आंसर है। अच्छा, इसमें एक इन्फॉर्मेशन और है, जो वुड डिस्पैच है इसी के तर्ज पर 1857 ईस्वी में बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। कोलकाता यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई 1857 में। नेक्स्ट है, किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू पाया जाता है? कैल्शियम, कोबाल्ट, पोटेशियम या ऑक्सीजन? काफ़ी महत्वपूर्ण है न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम। अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने इसे 1864 में, न्यूलैंड्स ने इस नियम को 1864 ईस्वी में प्रतिपादित किया था।
इसमें कहा गया था कि तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान है वह बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। और प्रत्येक आठवां तत्व है, प्रत्येक आठवां तत्व उसका गुण जो है वह शुरुआती तत्व के गुण के समान होता है, शुरुआती तत्व के गुण के समान होता है। यानी जो जैसे पहला तत्व लिथियम है, पहला तत्व लिथियम है, लिथियम, तो न्यूलैंड्स के नियम के अनुसार जो आठवां तत्व है, आठवां वह है सोडियम, तो यह इसके गुण के समान होगा, सोडियम के गुण के समान होगा। ठीक है, लेकिन यह नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, कैल्शियम तक ही न्यूलैंड्स का अष्टक नियम लागू पाया गया। नेक्स्ट है प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में। ऑप्शन है 8वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम की बढ़ोतरी की गई, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, संघीय सूची में नवीन विषयों को शामिल किया गया, लोकसभा में प्रतिनिधित्व के अनुपात को पुनः निर्धारित किया गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। क्यों हुआ था? तो इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 1951 के अधिनियम में भूमि विधियों को, भूमि से जुड़े विधियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, संरक्षण प्रदान करने के लिए 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ा गया और इसमें यह प्रावधान किया गया कि इस सूची में जो कानून है वह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समीक्षा नहीं की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा नहीं की जा सकती है। यह इसकी विशेष फीचर थी, यह इसका महत्वपूर्ण था कि 9वीं अनुसूची तो जोड़ा ही गया, लेकिन इसमें जो कानून है उसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसका समीक्षा नहीं किया जाएगा। और इसके लिए संविधान में अनुच्छेद जोड़ा गया 31 अ और 31 ब। ठीक है, जोड़ा गया, तो इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं, जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभाजन, एजिंग दर्शाने की प्रक्रिया को कहते हैं। जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल जो है उसे सुपोषण कहते हैं। इस क्रिया को सुपोषण कहा जाता है। इसमें जलाशय में जो अकार्बनिक फास्फोट और नाइट्रेट, अकार्बनिक फास्फोट और नाइट्रेट, फॉस्फेट और नाइट्रेट एकत्रित हो जाते हैं, जलाशय में एकत्रित हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, जिसके कारण जो जलीय जीव है उसमें वृद्धि होती है और झील की उर्वरता बढ़ती जाती है। इसी कारण इसे सुपोषण कहा जाता है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 165, 166, 167 या 164? तो संविधान के अनुच्छेद 167 में क्या कहा गया है? तो 167 में कहा गया है कि राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के रूप में मुख्यमंत्री कार्य करेंगे, तो सी इसका राइट आंसर होगा। आर्टिकल 165 में क्या है? तो इसमें महाधिवक्ता का प्रावधान है, महाधिवक्ता का प्रावधान है। आर्टिकल 166 में इसमें कहा गया है कि जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है, समस्त कार्यपालिका कार्रवाई जो है वह राज्यपाल के नाम से होगी,
कार्रवाई राज्यपाल के नाम से होगी। ठीक है। आर्टिकल 164 में इसमें है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होगी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति या किसके द्वारा की जाएगी, इसकी नियुक्ति करेंगे राज्यपाल, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। क्लियर है? तो सी इसका राइट आंसर होगा। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 51वें संविधान संशोधन 1985, 52वें संविधान संशोधन 1985, बी इसका राइट आंसर है। 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत संविधान में 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि संसद या विधानमंडल में, संसद या विधानमंडल में कोई सदस्य अपना दल का त्याग करता है तो उसे सदन में सीट प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र सदस्य के रूप में उसे 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होना आवश्यक है, और इस प्रकार उनकी सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी और उन्हें 6 महीने के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल होगा। 6 माह में राजनीतिक दल में शामिल होना पड़ेगा। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है 1985। रोग हाथी पाँव लिम्फेटिक फाइलरेसिस होने का कारण है। याद रखिएगा, हाथी पाँव का नाम है लिम्फेटिक फाइलरेसिस। किसके कारण होता है? ऑप्शन है एंट अमीबा, अमीबा, प्लाज्मोडियम या बुचेरेरिया। तो इसका राइट आंसर होगा डी, बुचेरेरिया। हाथी पाँव जो रोग है वह बुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टी नामक, बुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टी नामक प्रोटोजोआ में होता है, प्रोटोजोआ से होता है, जो कि क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। ठीक है। इसके कारण क्या होता है? शरीर के जो अंग होते हैं वह मोटे हो जाते हैं, शरीर के अंग मोटे हो जाते हैं, जिसे हम लोग हाथी पाँव के रूप में, आप लोग देखे होंगे कई लोगों का पैर जो है हाथी के जैसा बड़ा मोटा हाथी पाँव कहते हैं उसे। डी इसका राइट आंसर है। बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन सा है? पाकिस्तान, रूस, चाइना या भारत? बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? इसका उदय हुआ था 16 दिसंबर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत के सहयोग से हुआ था। पाकिस्तान पर भारत की जीत के रूप में बांग्लादेश का उदय हुआ था। भारत ने 6 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र बांग्लादेश की मान्यता दे दी थी। ठीक है, लेकिन 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश सरकार को गठित किया गया। तो डी इसका राइट आंसर है। 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। हमारे शरीर की दैनिक 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन होता है तथा यह किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ऑप्शन है सोमेटोस्टेनिन हाइपोथैलेमस, प्रोलैक्टिन पीनियल ग्रंथि या मेलाटोनिन पिलियन ग्रंथि। तो सी इसका राइट आंसर होगा मेलाटोनिन पिलियन ग्रंथि, जो कि हमारे शरीर में यह स्वाभाविक रूप से उत्पादित होती है। यह हार्मोन है, स्वाभाविक रूप से उत्पादित हार्मोन है, जो कि हमारे शरीर को, जो हमारा शरीर है उसके नींद चक्र को बरकरार रखता है, नींद चक्र को बनाए रखता है। इसे जैविक घड़ी के रूप में भी जाना जाता है, जैविक घड़ी के रूप में जाना जाता है। यह जो हार्मोन है वह कहाँ से स्रावित होता है? तो यह
पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। इसे स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, स्लीप हार्मोन। तो सी इसका राइट आंसर है। भारत के महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त होता है। वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो पहले हम महान्यायवादी के बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 76 यानी 76 में महान्यायवादी पद का उल्लेख है। महान्यायवादी पद का उल्लेख है जो भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। विधि के विषय पर सलाह देना, ठीक है। और इसकी नियुक्ति जो है मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग केवल 2 आंसर सही होगा, ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया गया है, बल्कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभक्त होना कहलाता है। ऑप्शन है अपवर्तन, विचलन, विक्षेपण या परावर्तन। प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभक्त होना विक्षेपण कहलाता है। इसे कहते हैं विक्षेपण। विक्षेपण कैसे होता है? जब सूर्य प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है, प्रिज्म पर पड़ता है, तो यह 7 रंगों में विभक्त होता है। 7 रंग में विभक्त होता है, इसे ही कहते हैं विक्षेपण। इसमें बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। बैंगनी का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक। और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। याद रखिएगा, कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है? देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सड़क परिवहन सर्वाधिक योगदान करता है। जो सड़क परिवहन है, पुराने डाटा के अनुसार, जो कि 2021 के दौरान का है, इसके अनुसार लगभग 3 ट्रिलियन सकल मूल्य के बराबर है, ठीक है। सड़क परिवहन भारत में दूसरा स्थान रखता है, सेकंड पोजीशन है सड़क परिवहन का। और भारत में लगभग 62.16 लाख किलोमीटर सड़क है, अभी सड़क परिवहन के रूप में प्रयोग किया जाता है, 62.16 लाख किलोमीटर। तो वैसे तो ये क्वेश्चन पुराना है, लेकिन फिर भी एक बार दिमाग में रखिएगा। पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किसमें किया गया है? पंचायत के प्रावधान, सबसे पहले पंचायती राज के बारे में जानते हैं। 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 243 243 से लेकर 243 ओ तक इससे जुड़े प्रावधान है पंचायती राज से, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 243 6 में पंचायतों को दिए जाने वाले शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का वर्णन है, उत्तरदायित्व का वर्णन है। 243 6 में, ये नहीं, 243 6 में, सी इसका राइट आंसर होगा। 243 6 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
ठीक है। 246 घ में क्या है, तो इसमें पंचायत सीटों के आरक्षण के बारे में दिया गया। पंचायत सीट के आरक्षण से संबंधित है। 243 घ, याद रखिएगा, सी इसका राइट आंसर है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? म्यांमार का पुराना नाम, ऑप्शन है बर्मा, सियाम, मांगी या अंगोरा। तो सबको पता है म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। 1852 में अंग्रेज़ों ने म्यांमार पर कब्जा कर लिया था। म्यांमार पर कब्जा कर लिया था और इसे ब्रिटिश उपनिवेश बना लिया था। 1852 में यह ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में था, उपनिवेश के रूप में इसे शामिल कर लिया गया था। लेकिन भारत सरकार अधिनियम, कौन सा अधिनियम है? 1935। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, भारत से अलग कर दिया गया। और यह 1937 में संपूर्ण भारत से अलग कर दिया गया। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा गया है। संपूर्ण भारत से अलग किया गया 1937 में। किसके अनुसार? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार 1937 में बर्मा को संपूर्ण भारत से अलग कर दिया गया। तो ए इसका राइट आंसर है। डैश का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। तो इसका राइट आंसर होगा अपसारी सीमा। अपसारी सीमा सबसे अच्छा उदाहरण है मध्य अटलांटिक कटक का। जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में हटते हैं तो नई परपटी का निर्माण करते हैं। दो प्लेट विपरीत दिशा में हटते हैं तो नए प्लेट का निर्माण होता है। इसे कहते हैं अपसारी प्लेट। अपसारी प्लेट। क्लियर है? तो ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय है? ग्रेफाइट, कांच, साधारण नमक या हीरा। क्वेश्चन में क्या कहा गया? अक्रिस्टलीय है। जबकि कांच जो है, कांच को अतिशीतित द्रव माना गया है। अतिशीतित द्रव माना गया है और यह अक्रिस्टलीय है। अक्रिस्टलीय है। कांच एक आकारहीन ठोस होता है। आकारहीन ठोस होता है जिसे अनियमित रूप से व्यवस्थित किया जा सकता है। उनके पास कोई निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं होती है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है, कांच। केपलर के ग्रह गति के नियमानुसार सूर्य के परितः वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहे ग्रह के परिक्रमण काल टी तथा उसकी कक्षा की त्रिज्या आर में संबंध है। तो केपलर के अनुसार, केपलर ने 1571 में केपलर ने ग्रहों के गति के 3 नियम दिए थे। ग्रहों के गति के 3 नियम दिए। कौन कौन से 3 नियम थे? पहला था कक्षा का नियम, कक्षा का नियम। दूसरा है क्षेत्रफल का नियम, ठीक है। और तीसरा है परिक्रमण काल नियम, परिक्रमण काल नियम, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा T² प्रोपोर्शनल RQ। बी इसका राइट आंसर है। पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोयर की लेखिका कौन है? पुस्तक है अनफिनिश्ड ए मेमोयर, इसकी लेखिका का नाम है प्रियंका चोपड़ा जोनस। प्रियंका चोपड़ा इसकी लेखिका है। यह उनके जीवन संस्मरण का है। यह एक जीवन संस्मरण है जो कि प्रियंका चोपड़ा के जीवन पर आधारित है, जिसमें उन्होंने अपने 20 वर्ष के लंबे करियर को दर्शाया है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी, तो इसकी राजधानी है अस्ताना। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। अजरबैजान की राजधानी है बाकू, यह अजरबैजान की है। ठीक है, अजरबैजान की राजधानी है बाकू। अबुजा किसकी राजधानी है? नाइजीरिया की। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबुजा। येरेवन, येरेवन है आर्मेनिया की। आर्मेनिया की राजधानी है येरेवन। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई? मिड डे मील योजना का आरंभ किया गया था भारत में 15 अगस्त 1995 में। यह योजना जो थी वह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक प्रायोजित, केंद्र प्रायोजित योजना थी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्कूल योजना कार्यक्रम था। स्कूल योजना कार्यक्रम था जिसमें कक्षा 1 से 8 तक 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाता था। भोजन प्रदान किया जाता था। लेकिन मिड डे मील का नाम 2021 में बदल दिया गया। इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण रखा गया मिड डे मील का नाम। अब इसमें क्या किया, 3 से 5 वर्ष के बच्चे को भी इसमें शामिल कर दिया गया। पहले सिर्फ 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था, अब इसमें 3 से 5 वर्ष के बच्चों को भी शामिल किया गया, जो कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले थे। क्लियर है? तो याद रखिए 15 अगस्त 1995, और इसका नामकरण बदला गया था 2021 में। निम्नलिखित में से किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है? तो याद रखिएगा, भारत में जो कहवा की खेती होती है इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक में कहवा का उत्पादन होता है। इसका उत्पादन शुरू कहाँ से हुआ था? इसकी शुरुआत हुई थी कर्नाटक के चिकमंगलूर से। चिकमंगलूर से कहवा का उत्पादन शुरू हुआ था। भारत में 2 प्रकार की कहवा का उत्पादन किया होता है। इसका एक का नाम है अरेबिका और दूसरे का नाम है रोबस्टा। 2 प्रकार की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, जिसमें जो अरेबिका किस्म है उसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अरेबिका। याद रखिएगा, जो भारत में कुल कहवा का जो उत्पादन होता है उसमें कर्नाटक अकेले 70% कहवा का उत्पादन करता है। ठीक है, कर्नाटक के बाद है केरल का स्थान और केरल के बाद तमिलनाडु का स्थान है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? ऑप्शन है कान्हा, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा या गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट का नाम पहले क्या था? हैली राष्ट्रीय उद्यान। हैली राष्ट्रीय उद्यान नाम था। 1936 में इस उद्यान को स्थापित किया गया था। यह कहाँ है? तो यह उत्तराखंड के नैनीताल तथा गढ़वाल जिले में स्थित है। नैनीताल तथा गढ़वाल जिले में स्थित है। यहाँ एक टाइगर रिजर्व भी है। यह एक बाघ, जिम कॉर्बेट जो है वह एक बाघ अभयारण्य है। इवन यहाँ ही 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यहीं से हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जिम कॉर्बेट से ही हुई थी। तो बी इसका राइट आंसर है। पद्म विभूषण विजेता प्रभा आत्रे निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई है? प्रभा आत्रे काफ़ी फेमस कलाकार हैं। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत की गायिका है। स्वर संगीत की यह गायिका है। यह भारत में जो प्रसिद्ध संगीत घराना है, किराना घराना,
किराना घराने से संबंधित थी। ठीक है, इन्होंने 2 पुस्तक लिखी है जो काफ़ी फेमस है। पुस्तक का नाम क्या है? एक का नाम है स्वरागिनी, स्वरागिनी, और दूसरा का नाम है स्वरंजनी, स्वरंजनी। याद रखिएगा, ये दोनों पुस्तकें इनकी काफ़ी फेमस हुई है। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों सम्मान प्राप्त हो चुका है। तो बी इसका राइट आंसर है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? याद रखिएगा, यहाँ दिल्ली का लाल किला है। काफ़ी बार कंफ्यूज किया जाता है दिल्ली के लाल किले और आगरा के लाल किले में। तो यहाँ पर है दिल्ली का लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। औरंगजेब ने इसमें सफ़ेद संगमरमर से इसे बनवाया था। औरंगजेब का जो कार्यकाल था वह 1658 से लेकर 1707 के बीच था। तो जब भी पूछा जाए दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो राइट आंसर होगा औरंगजेब। यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया, जो कि यह कब घोषित किया गया? 1999 में। यूनेस्को ने 1999 में घोषित किया गया और यह 2000 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष कब? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में। एक बार ध्यान रखिएगा, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र ने 2022 से लेकर 2032 तक स्वदेशी भाषा के अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। स्वदेशी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय दशक। ठीक है, याद रखिएगा, यूएनओ इसे नामित किया 2022 से 2032 तक। अमित सहाय को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए माइकल एंड शीला हेल्ड प्राप्त हुआ है। तो माइकल एंड शीला हेल्ड जो है वह कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में किसे मिला है? अमित सहाय को, वर्ष 2022 में। ठीक है, जो अमित सहाय है वो याद रखिएगा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से संबंधित है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में ये कार्यरत है। ठीक है, और इन्होंने क्रिप्टोग्राफी सॉफ्टवेयर के प्रयोग के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया, माइकल एंड शीला हेल्ड। तो बी इसका याद रखिएगा, बी कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल एनएचपी को समय समय पर प्रकाशित करने का कार्य करता है? एनएचपी को कौन प्रकाशित करता है? तो इसे सीबीएचआई यानी केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस, यही एनएचपी जारी करता है। तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र सृजित करना है? पर्यटन विकास के लिए जो योजना है उसका नाम है प्रसाद योजना। प्रसाद योजना का उद्देश्य क्या था? पूरे राष्ट्र के अंदर पर्यटन या आध्यात्मिक पर्यटन के रूप में आध्यात्मिक केंद्र को नए आध्यात्मिक केंद्र का सृजन करना। 2014-15 में इसका नाम बदलकर 2014-15 में यह शुरू किया गया था। 2014-15 में यह शुरू हुआ था। 2017 में इसका नाम बदलकर प्रसाद पर राष्ट्रीय मिशन किया गया। पहले सिर्फ प्रसाद था, अब प्रसाद पर राष्ट्रीय मिशन इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, पर्पस सेम ही है, क्या? पर्यटन के विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र का सृजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में छोटे रेशे वाले कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में गुजरात राज्य प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में से एक है। कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श रहती है।
तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारत में जो कपास की खेती होती है, कपास यह उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होती है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होती है। भारत में जो कपास फसल है वह खरीफ के फसल के रूप में जानी जाती है, जिसे तैयार होने में 6 से 8 माह लगते हैं। इसके लिए आवश्यक जो तापमान होता है, तापमान वह 21 से 30 सेंटीग्रेड के बीच होता है। इसके लिए वर्षा के लिए 210 पाला रहित दिन चाहिए। खिली धूप के साथ साथ सिर्फ हल्की वर्षा इसमें चाहिए, खिली धूप और हल्की वर्षा, यह जो है कपास के लिए आदर्श होती है। तो सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक जो कि कब आया था? बिम्स्टेक 6 जून 1997 को अस्तित्व में आया। इसके जो सदस्य हैं वह 7 देश हैं। 7 देशों में एशिया से 5 देश, 7 देशों में एशिया से 5 हैं। कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका। एशिया के 5 देश हो गए और दक्षिण पूर्व एशिया से 2 देश, दक्षिण पूर्व एशिया से 2 देश हैं। कौन कौन है? म्यांमार और थाईलैंड, म्यांमार और थाईलैंड। इसके अकॉर्डिंग मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य नहीं होगा। याद रखिएगा, बिम्स्टेक का जो सचिवालय है, इसका सचिवालय कहाँ है? तो यह ढाका में है। उन्नीस सौ 32 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है श्री नारायण गुरु, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या बी.आर. अम्बेडकर। अखिल भारतीय हरिजन संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 सितंबर 1932 को, और इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। जिसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अस्पृश्यता को मिटाना, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को हटाना और दलितों का, दलित और हरिजनों का उत्थान करना। ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला, घनश्याम दास बिरला। और सचिव अमृतलाल ठक्कर थे, सचिव अमृतलाल ठक्कर थे। तो बी इसका राइट आंसर है। कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित पदार्थों को व्यवस्थित करें। दूध, शर्करा और हाइड्रोजन। आसान सा सवाल है। तीनों अवस्था में ठोस की सघनता प्रकृति के कारण सबसे प्रबल होगी, तो सबसे आगे होगा शर्करा। डी इसका राइट आंसर है। हाइड्रोजन, दूध, उसके बाद शर्करा। भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रौद्योगिकी को विकसित करना और एकीकृत करना है? ऑप्शन ए है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, उड़ान, हस्तशिल्पी प्रशिक्षण योजना, स्पष्ट है प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम। इसे शॉर्ट में कहते हैं टीडीपी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको विकसित करना और एकीकृत करना है। पहली बार इसे 1996 में इसे पहली बार विकास अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था। प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम विकास अधिनियम 1995 में बना था
और इसे 1996 में पेश किया गया और इसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकास के लिए इसे एकीकृत किया गया। तो डी इसका राइट आंसर है। सही विकल्प चुनिए। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन ए क्या होगा? इसके केंद्र से एक सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। ऑप्शन बी, परिनालिका के अक्ष के अनुदिश चलने पर अपरिवर्तित रहता है। तो बी इसका राइट आंसर है। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर दूरी पर होती है, यानी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता एक समान होती है। तो यह अनुदिश चलने पर अपरिवर्तित रहता है। याद रखिएगा, बी इसका राइट आंसर है। नंगुल्ट्रम मुद्रा है, इसे एंगुल्ट्रम पढ़ा जाता है। कजाकिस्तान, म्यांमार, भूटान या दक्षिण कोरिया की। तो कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका नाम है तेंगे। कजाकिस्तान की मुद्रा तेंगे, म्यांमार का क्यात, दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन और भूटान की मुद्रा का नाम है एंगुल्ट्रम। सी इसका राइट आंसर है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का कितना प्रतिशत नौ परिवहन के द्वारा होता है? तो यह है 95%, लगभग 95%। परसेंटेज यही होगा या थोड़ा बहुत आगे बढ़ गया। क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, फिर भी याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो परिवहन होता है वह नौ परिवहन के ही द्वारा होता है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, काफ़ी सही सवाल है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? चिनाब, झेलम, सतलज या रावी? तो याद रखिएगा, यह चिनाब नदी पर बना है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बना है। जम्मू कश्मीर में एक ज़िला है रियासी ज़िला, काफ़ी महत्वपूर्ण है रियासी ज़िला। रियासी ज़िले में ही है माता वैष्णो देवी का मंदिर, जम्मू में। तो यह चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी पर ही अभी हाल फिलहाल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना जो है वह चिनाब नदी पर ही है। चिनाब नदी पर ही है सलाल जल विद्युत परियोजना। सलाल परियोजना किस पर है? चिनाब नदी पर। दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है। और एक याद रखिएगा, पाकल दूल अभी निर्माणाधीन है। पाकल दूल निर्माणाधीन है, यह भी चिनाब नदी पर ही है। तो याद रखिएगा, ए इसका राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा रबर बांध कौन से नदी पर बना है? ये तो हाल में बना है गया में, जिसे गयाजी डैम कहा जाता है। फल्गु नदी पर बना है, इसे गयाजी डैम भी कहते हैं। याद रखिए, इसे ऑस्ट्रिया की कंपनी ने बनाया है। ऑस्ट्रिया की कंपनी ने बनाया है। किसके साथ? नागार्जुना कंस्ट्रक्शन के साथ मिलकर। नागार्जुन कंस्ट्रक्शन के साथ मिलकर। और यह हैदराबाद की कंपनी है, हैदराबाद की। तो रबर पुल कहाँ है? तो यह गया में है। नीचे कुछ जीवाणु एंजाइम जैव सक्रिय अणु के साथ उपयोग दिखाए गए हैं, उसे मैच करना है। स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पेरिन ए, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम या मोनेस्कियम परप्यूकियस। तो इसके लिए हम करेंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेज को थक्का स्फोटन कहा जाता है, ठीक है। साइक्लोक्रेन ए को प्रतिरक्षा निरोधक कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटिकम 1 होगा और मोनेस्कस परप्यूकियम होगा बी। क्लियर है? डी इसका राइट आंसर है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जिनका हाल ही में निधन हुआ, कितने वर्षों तक शासन किया? तो यह काफ़ी लंबे समय तक शासन की थी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय।
इनका 96 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ था। कब? 2022 में। 2022 में निधन हुआ। इन्होंने 70 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है। अभी वर्तमान में ब्रिटेन के शासक कौन है? अभी ब्रिटेन के शासक हैं किंग चार्ल्स थर्ड। किंग चार्ल्स थर्ड। तो सी इसका राइट आंसर है। पेटुआ घाट मत्स्य गोदीवाड़ा के रूप में विकसित किया गया है। पेटुआ घाट कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल या अंडमान निकोबार में। तो पेटुआ घाट जो है वह फिशिंग हार्बर है। फिशिंग हार्बर है। यह पश्चिम बंगाल में मेदिनीपुर जिले में स्थित है। क्या है यह? फिशिंग हार्बर है। मछली का यहाँ पर फिशिंग किया जाता है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। यह भारत का 7वां सबसे बड़ा मछली पकड़ने वाला बंदरगाह है। 7th मछली पकड़ने वाला बंदरगाह है। तो ये इसका राइट आंसर है, पेटुआ घाट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है बिहार के किसी भी एग्जाम में। तो ये दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी। यह 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसी में तिरंगे झंडे को अपनाया गया था। तिरंगे झंडे को अपनाया गया कब? 1917 में। याद रखिएगा, एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और यह 32वां अधिवेशन था, 32वां अधिवेशन था। ठीक है। कांग्रेस की अध्यक्षता प्रथम भारतीय महिला अगर पूछे जाए, प्रथम भारतीय महिला अगर पूछा जाए तो यह कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी वह 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में इसी अधिवेशन में प्रयोग किया गया था। हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया। क्लियर है? और यह 40वां अधिवेशन था, कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था। बॉक्सर विद्रोह किससे संबंधित है? श्रीलंका, चीन, बांग्लादेश या पाकिस्तान से है? तो बॉक्सर विद्रोह चीन से संबंधित है, जो कि 1899 ईस्वी में हुआ था। यह विदेशी विरोधी अभियान था। विदेशी विरोधी अभियान था। कोई ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस है नहीं। हालांकि कई बार पूछा गया बॉक्सर विद्रोह, तो याद रखिएगा चीन से संबंधित है, 1899 ईस्वी में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ऑप्शन है आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव या स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इसकी स्थापना करने में कौन थे? जयप्रकाश नारायण। इसके स्थापना करने वालों में से थे जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, फूलन प्रसाद वर्मा, गंगा शरण सिन्हा। कई बार पूछा गया है इसलिए पूरा नाम जरूरी है। गंगा शरण सिन्हा और राहुल सांकृत्यायन। राहुल और भी नाम थे सांकृत्यायन। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में इन सभी का योगदान था। 17 मई 1934 को 17 मई 1934 को इसकी एक बैठक बुलाई गई थी
जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना में इसकी बैठक बुलाई गई, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की पटना में बैठक बुलाई गई और इसके अध्यक्ष के रूप में आचार्य नरेंद्र देव को चुना गया था। आचार्य नरेंद्र देव जो थे इसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और इसके सचिव कौन चुने गए थे? जयप्रकाश नारायण को सचिव इसका चुना गया था। याद रखिएगा 17 मई 1934 को पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन हुए थे। सैंधव लिपि की लेखन दिशा कौन सी थी? बाएं से दाहिने, क्षैतिज रेखा, खड़ी रेखा या दाहिने से बाएं? तो याद रखिएगा सैंधव लिपि जो थी वह भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक थी। इसकी लिपि को पढ़ा नहीं गया, इसका तकनीकी नाम रखा गया ब्रुस्टोफेदन। बुस्ट्रोफेदन सैंधव लिपि का नाम है। यह दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता था। तो डी इसका राइट आंसर है, दाईं से बाईं लिपि में रूप में यह लिखा जाता था। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो हमारे संविधान में भाग 17 और अनुसूची 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 21वें संशोधन के द्वारा जो कि 1967 में हुआ था, इसमें सिंधी को जोड़ा गया था। सिंधी को 8वें अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, अब याद रखिएगा 71वां संविधान संशोधन यह कब हुआ था? 1992 में, और इसमें जोड़ा गया कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को कब जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992 में। अब फिर से 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया वोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। क्लियर है? तो 1967 होगा ये, 1967। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम क्या था? ऑप्शन है मुक्त वाहिनी, मुक्ति सेना, बंगाल सशस्त्र बल या बंगाल राष्ट्रीय सेना। तो जो स्वतंत्रता की लड़ाई वाली पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की सशस्त्र सेना को मुक्त वाहिनी के नाम से जाना गया था। तो ए इसका राइट आंसर है। नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री विशेश्वर प्रसाद कोइराला थे। यह 1959 में निर्वाचित हुए थे और 1960 तक नेपाल के प्रधानमंत्री तक रहे। विशेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री थे। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को जाना जाता था। जो संगम साहित्य है उसके अनुसार जो व्यापारी वर्ग है उन्हें वेनिगर कहा गया है। वेनिगर। कृषक वर्ग को वेल्लाल कहा गया है। यहाँ जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। कृषक को वल्लाल, ब्राह्मणों को अरसर, ब्राह्मण को अरसर। ठीक है, तो याद रखिएगा व्यापारी वर्ग को वेनिगर के नाम से जाना जाता था। अपच में उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए एंटासिड जो कि अम्लनाशक होता है, एंटासिड बी, एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। एंटासिड जो कि अम्लत्व नाशक होता है, जो कि हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसके प्रभाव को समाप्त कर देता है, एंटासिड। तो बी इसका राइट आंसर है। तो ये था आपके
थर्ड एसएससी सीजीएल 2022 के 24 दिसंबर 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।